Hello dear students, today I am going to discuss about the topic of inventory. Inventory यानी स्टॉक की वैल्यूएशन आपको बताया जाएगा. देखें, those students who are preparing for any competitive examinations और BCom, BBA, MBA etc. उन सभी के लिए ये MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन्वेंट्री के बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल हैं. वैसे भी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करना तो सभी के लिए ज़रूरी होता है. जो होटल चला रहे हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं, ऐसे सभी लोग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करना ही पड़ता है. तो आइए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जिनको हमने बड़े मेहनत से निकाले हैं और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं. नेक्स्ट देखें, डायरेक्ट एक्सपेंसेज ऑन परचेज ऑफ गुड्स. देखें, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है दैट इज चार्ज्ड विद द परचेज के साथ ही डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं. तो जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं ये सभी परचेजेज के साथ इंक्लूड किए जाते हैं. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेज, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो आपकी आ जाती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. तो डायरेक्ट एक्सपेंसेज ऑन परचेज ऑफ गुडविल, डायरेक्ट एक्सपेंसेज ऑन परचेज ऑफ गुडविल, गुडविल को खरीदने में अगर कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेज लगा हुआ है तो क्या इसे आप इन्वेंट्री में इंक्लूड करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे. गुडविल एक कैपिटल एसेट्स होती है. गुडविल क्या है? कैपिटल एसेट्स होती है. और कैपिटल एसेट्स के साथ अगर कोई भी एक्सपेंडिचर किया जाता है लाने में तो वो सभी कैपिटल के पार्ट होते हैं, यानी कैपिटल एसेट्स के पार्ट होते हैं. तो ये गुडविल में ऐड कर दिया जाएगा. अब आप अपने ऑप्शन पर आइए. एडेड टू द इन्वेंट्री, नहीं. डिडक्टेड फ्रॉम द इन्वेंट्री, बिल्कुल नहीं. इन्वेंट्री से कोई लेना देना ही नहीं है. स्टॉक से कोई मतलब इसका रह ही नहीं गया. बोथ ABC, AB, ये भी गलत है. नन ऑफ दीज, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए नन ऑफ दीज, यानी डी आंसर इज अ करेक्ट आंसर. और डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा आपका. नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन वेयर फ्लक्चुएशंस इन प्राइस, वेयर फ्लक्चुएशंस इन प्राइस, अगर प्राइस में लगातार फ्लक्चुएशन होता है, कभी उतार होता है, कभी चढ़ाव होता है, कभी बढ़ती है, कभी घटती है, तो हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन के कौन से मेथड को यूज करेंगे? इन्वेंट्री वैल्यूएशन के किस मेथड का यूज करेंगे? तो देखें, ऐसे मेथड को यूज करो जहां पर प्राइसेज सेम ना रह जाए, प्राइसेज आपकी सेम ना हो, यानी कि प्राइसेज को ऐड करके हम एवरेज निकाल लें या उनका वेट निकाल लें. ठीक, तो यहाँ पर अब आपका एवरेज प्राइस मेथड सही रहेगा. एवरेज प्राइस मेथड इज द बेस्ट ऑप्शन, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3. नेट रियलाइज्ड वैल्यू, नेट रियलाइज्ड वैल्यू इज वो क्या होती है? देखिए, इन्वेंट्री इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस. इन्वेंट्री की जो वैल्यूएशन किया जाता है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में से जो भी कम हो उसी पर इन्वेंट्री की वैल्यूएशन किया जाता है. तो आप क्या सोच करके अपने इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. When inventory is valued at that date, हम ये देखते हैं what money can be realized from the stock. स्टॉक से कितना पैसा आप रियलाइज कर सकते हो. ठीक, तो हम उस समय की मार्केट वैल्यू देखते हैं. कौन सी वैल्यू देखते हैं? मार्केट वैल्यू, यानी मार्केट में हमारे स्टॉक की क्या वैल्यू है. अगर आज की डेट में मैं सेल कर देता हूँ तो कितना रुपए रियलाइज होगा.
आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है नेट रियलाइज वैल्यू को क्या कहेंगे। नेट रियलाइज वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री को हम मार्केट प्राइस कहते हैं। क्या कहेंगे? मार्केट प्राइस। यानी बी इज अ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखें, विच कंसेप्ट इज यूज्ड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए कौन सा कंसेप्ट यूज किया जाता है? तो अभी आपको हम बता चुके हैं कि इन्वेंट्री इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। तो ये कंसेप्ट मैं भी यूज करता हूँ, यही कंटिन्यू हमारे बिजनेस में यूज होता रहता है। जब कभी भी हम वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक करेंगे तो यही, तो इस टाइप के कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। यानी ऐसा कंसेप्ट जो फोर फादर ने किया था वही सेम हम भी करते चले जाएंगे, तो उसे हम कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के अंदर इंक्लूड करेंगे। और आपका आंसर होना चाहिए बी। नेक्स्ट देखें, ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न इन्वेंट्री इंक्लूड्स ओनली। ट्रेडिंग कंसर्न में इन्वेंट्री में कौन सा इंक्लूड करते हैं? कौन सी ऐसी इन्वेंट्री है जिसे हम ट्रेडिंग कंसर्न में यूज करेंगे? तो देखिए, ट्रेडिंग कंसर्न इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर। ट्रेडिंग कंसर्न इंडस्ट्री नहीं है, मैन्युफैक्चरर नहीं है, तो उसके पास वर्क इन प्रोग्रेस तो होगा ही नहीं, रॉ मटेरियल भी नहीं होगा, लेकिन फिनिश्ड गुड्स होगा। ठीक, तो ट्रेडिंग कंसर्न कौन सी इन्वेंट्री बनाएगा? फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री बनाएगा। और आपका आंसर होना चाहिए सी। सी इज अ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। 7 नंबर क्वेश्चन में देखें, अंडर विच सिस्टम इन्वेंट्री इज वैल्यूड पीरियडिकली। पीरियडिकली इन्वेंट्री किस सिस्टम में अंडर विच सिस्टम इन्वेंट्री इज वैल्यूड पीरियडिकली, यानी कि समय के आधार पर हम किस इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करेंगे। तो देखिए, समय के आधार पर पीरियड, एक निश्चित समय, सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम हम पीरियडिक इन्वेंट्री में इंक्लूड करेंगे। और पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम इज द इन्वेंट्री सिस्टम फॉर वैल्यूएशन ऑफ पीरियडिकली। यानी ऑप्शन आपका सी होना चाहिए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 8, अंडर विच सिस्टम इन्वेंट्री इज वैल्यूड कंटिन्यूअसली। इन्वेंट्री लगातार बदलती रहती है, लगातार हमें वैल्यूएशन भी करना होता है। तो कौन सा ऐसा सिस्टम है जहां पर हम लगातार इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते हैं? तो देखें, लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट है, एवरेज प्राइस मेथड है, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड है, और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है। तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कंटिन्यूअस इन्वेंट्री चेंज करते रहते हैं, कंटिन्यूअस इन्वेंट्री बदलती रहती है और बदले हुए इन्वेंट्री का हम वैल्यूएशन करते रहते हैं। राइट, तो आपका आंसर होना चाहिए ए। नाइन नंबर देखें, क्लोजिंग स्टॉक हैज रिलेशनशिप विद प्रॉफिट। क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से क्या रिलेशनशिप है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उस समय पर देखें, अगर क्रेडिट साइड में आपके क्लोजिंग स्टॉक होता है और डेबिट साइड में आपके ग्रॉस प्रॉफिट होती है। अब आप सोचिए कि बोथ बैलेंसेज आर इक्वल, दोनों मैच कर चुका है ट्रेडिंग अकाउंट। अब आप 10 रुपये से क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा दीजिए, तो प्रॉफिट पर इम्पैक्ट क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट 10 रुपये से बढ़ जाएगी। और अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को 10 रुपीज़ से रिड्यूस कर दिया तो आपकी ग्रॉस प्रॉफिट भी 10 रुपीज़ से कम हो जाएगी। यानी कम होने पर कम होती है, ज़्यादा होने पर ज़्यादा होती है। तो ये कौन सा बैलेंस हुआ? फेवरेबल रिलेशनशिप हुआ, यानी पॉजिटिव रिलेशनशिप हुआ। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ए, पॉजिटिव रिलेशनशिप। यानी पॉजिटिव रिलेशनशिप में चलेंगे। क्लोजिंग स्टॉक हैज
पॉजिटिव रिलेशनशिप या फेवरेबल रिलेशनशिप विद प्रॉफिट, राइट। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बिल। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगी। अभी आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगी, क्लोजिंग स्टॉक घटेगा तो प्रॉफिट भी घटेगी। तो यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को कम कर दिया तो प्रॉफिट भी आपकी कम हो जाएगी, यानी डिक्रीज हो जाएगी। तो आपका आंसर होना चाहिए बी। 11 नंबर देखिए, अंडर विच मेथड गुड्स सोल्ड आर द फर्स्ट यूनिट दैट आर परचेज। ये कौन सा मेथड है जिसमें जो पहले गुड्स खरीदते हैं वो पहले ही बेचते हैं। फर्स्ट यूनिट ऑफ गुड्स वाज परचेज एंड फर्स्ट इज सोल्ड। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और जब आप फर्स्ट यूनिट परचेज करते हैं बाद में बेचते हैं तो लीफो होगा। और जहाँ पर प्राइस में फ्लैक्चुएशंस होती है वो एवरेज प्राइस मेथड होगा, राइट। तो अब आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पर फीफो। फीफो मेथड एक ऐसा मेथड है जहाँ पर फर्स्ट यूनिट विच वाज परचेज्ड तो दैट वुड बी सोल्ड फर्स्ट, राइट। तो व्हाट एवर परचेज फर्स्ट दैट वुड बी सोल्ड फर्स्ट या दैट वुड बी इशूड फर्स्ट। तो वेयर वी ऑलवेज यूज द मेथड ऑफ फीफो। नेक्स्ट देखें, अंडर विच मेथड इन्वेंट्री इज वैल्यूड रैंडमली। रैंडमली कौन से मेथड के अंदर हम रैंडम वैल्यूएशन करते हैं। तो रैंडम वैल्यूएशन करने के लिए आपके पास होता है वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। देखें वेटेड एवरेज प्राइस मेथड और एवरेज प्राइस मेथड दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। जब हमें रैंडम वैल्यूएशन करना हो तो वेटेड एवरेज प्राइस, और जब फ्लैक्चुएशंस ज़्यादा हो तो एवरेज प्राइस मेथड। तो आपका यहाँ पर आंसर होना चाहिए बी। और लीफो वहाँ पर यूज करते हैं जब हम यूनिट्स फर्स्ट परचेज किया और बाद में उसे इशू करना है। फीफो वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ फर्स्ट यूनिट परचेज किया और फर्स्ट ही इशू करना है। यानी नाम से ही आपके सामने क्लियर हो जाता है कि किस बेसिस पर हम अपने इन्वेंट्री को वैल्यू करेंगे। तो आपके जो ऑप्शंस होते हैं वो क्वेश्चन के रिलेवेंट होते हैं, इसलिए पहले क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, फिर उसके बाद आंसर पर जाइए। देखें अंडर विच मेथड इन्वेंट्री इज वैल्यूड रैंडमली, तो वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। और ध्यान रखो अगर वेटेड एवरेज प्राइस मेथड नहीं है ऑप्शन में तो आपको एवरेज प्राइस मेथड का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि एवरेज प्राइस मेथड में भी रैंडम वैल्यूएशन होती है, राइट। नेक्स्ट देखें, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ परचेज। यहाँ पर आपको अमाउंट ऑफ परचेज कैलकुलेट करना है। अमाउंट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 80,700, ओपनिंग स्टॉक 5,800, क्लोजिंग स्टॉक 6,000। आपसे कहा गया अमाउंट ऑफ परचेज निकालिए। देखिए जो फार्मूला होता है परचेज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आपकी हो जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आपके सामने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक है। तो परचेज निकालने के लिए फार्मूला पलट दीजिए, यानी जो ऐड करना था उसे आप माइनस कर दो, जो माइनस करना था उसे ऐड कर लीजिए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 80,000 है और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस किया था उसे ऐड कर लो, तो क्या हो गया 86,700। और ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर दीजिए 5,800। यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो अब आपके पास आंसर हो जाना चाहिए ओपनिंग स्टॉक, एक मिनट सॉरी बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ऐसा होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक पहले आप माइनस किए हुए हैं और ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर रखा है। तो अब परचेज कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्लोजिंग स्टॉक को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे और माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक। तो देखें, द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक इज 200 रुपीज। तो दिस 200 विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देयर आफ्टर यू विल गेट योर परचेज। तो 80,700 प्लस 200 यानी 80,900। तो योर आंसर शुड बी 80,900, यानी ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर फॉर योर गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें, कैलकुलेट क्लोजिंग इन्वेंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्लोजिंग इन्वेंट्री अब आपको निकालना है। एवरेज इन्वेंट्री दिया है 12,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 3,000, मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री आपका दिया हुआ है 12,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है 3,000, मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री। तो अब आपको क्या करना चाहिए, एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, राइट। तो एवरेज इन्वेंट्री आपके पास है, यानी 12,000 इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। तो 2 नीचे है, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, वो हो गया आपका 24,000। ठीक, ओपनिंग इन्वेंट्री को अगर हम x मान लेते हैं तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है, 3,000 है, ज़्यादा है ओपनिंग से, मोर देन ओपनिंग। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगी आपकी x प्लस 3,000, यानी x प्लस 3,000। तो क्या हुआ आपका 2x प्लस 3,000, 3,000 माइनस कीजिए, 21,000 और इधर आपका इक्वल टू 2x, 21,000 2x, यानी x इक्वल टू क्या आएगा, 21,000 अपॉन 2, 10,500। तो 10,500 आपकी क्या आ गई, ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई। ठीक, और आपसे पूछा गया था कैलकुलेट क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री मोर देन 3,000 देन ओपनिंग इन्वेंट्री, तो 3,000 और जोड़ दो, तो 10,500 प्लस 3,000, यानी कि आपका ऑप्शन होना चाहिए सी, करेक्ट ऑप्शन सी फॉर द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें 15 नंबर, इन्वेंट्री डज नॉट इंक्लूड। इन्वेंट्री में क्या नहीं शामिल करते हैं, तो देखें स्टूडेंट्स, इन्वेंट्री में हम सब कुछ इंक्लूड करते हैं, बस कैरेक्टरिस्टिक्स कंपनीज की, फर्म की और आपके बिजनेस की अलग अलग होती है। अगर हम फर्नीचर डीलर हैं तो सारे फर्नीचर हमारे लिए इन्वेंट्री होंगे, और अगर हम मशीन डीलर हैं तो मशीन हमारे लिए इन्वेंट्री होगी। इसी तरह से आपको ये देखना है कि यहाँ पर गिवन क्वेश्चन में ऑप्शन के बेसिस पर अब आप देखेंगे कि हमारी इन्वेंट्री क्या होगी और क्या क्या इंक्लूड करते हैं। इन्वेंट्री डज नॉट इंक्लूड, इन्वेंट्री में क्या नहीं शामिल करें, रॉ मटेरियल तो इंक्लूड करेंगे, कोई भी इंडस्ट्री है तो रॉ मटेरियल को हम यूज करेंगे, ऐड करेंगे इन्वेंट्री में। वर्क इन प्रोग्रेस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, फिनिश्ड गुड्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। लेकिन ट्रेडमार्क इज वन ऑफ द एसेट्स, ट्रेडमार्क क्या है, एसेट्स है, दैट इज इंटेंजिबल इन नेचर। तो ट्रेडमार्क इंटेंजिबल नेचर का एसेट्स होती है और एसेट्स को इन्वेंट्री में हम नहीं इंक्लूड करते हैं। तो देयरफॉर दिस आंसर सी शुड बी द करेक्ट आंसर for the given question, and answer C। नेक्स्ट देखें, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस टैक्स आर इंक्लूडेड इन। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस टैक्स किस में इंक्लूड करते हैं,
जब हम गुड्स को परचेज करते हैं उस समय पर हमें इंश्योरेंस कराना पड़ता है घर तक लाने के लिए। उस समय पर हमारे कुछ टैक्सेज भी होते हैं दैट आर लेवीड ऑन माई परचेज ऑफ गुड्स। जीएसटी लग जाती है उसी गुड्स पर। तो ये सभी गुड्स के कॉस्ट को इंक्रीज कर देते हैं। देयरफॉर दे आर चार्ज्ड एज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेज। अब हैं तो ये सभी परचेज के पार्ट, परचेज में ही इंक्लूड होंगे, लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड टैक्स आर इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री। पढ़ रहे हो चैप्टर, तो इन्वेंट्री में ही हमें देखना होगा। सेटअप कॉस्ट जी नहीं, ये फिक्स्ड एसेट्स के लिए सेटअप कॉस्ट होती है, तो हम फिक्स्ड एसेट्स नहीं एक्वायर कर रहे हैं, हम इन्वेंट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ इस समय इन्वेंट्री ही माइंड में होना चाहिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज वन ऑफ द फिक्स्ड सम दैट इज गिवन फॉर एवरी ऑर्डर। एक ऑर्डर, दो ऑर्डरिंग कॉस्ट, दो ऑर्डर पर डबल ऑर्डरिंग कॉस्ट, तीन ऑर्डर पर ट्रिपल ऑर्डरिंग कॉस्ट, सो ऑन। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हो नहीं सकती। कैरिंग कॉस्ट हो सकती है क्योंकि आप लाते समय ये सभी खर्चा करना पड़ा। तो कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड टैक्स विल बी इंक्लूडेड इन कैरिंग कॉस्ट, यानी सी आंसर शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें बफर स्टॉक। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बफर स्टॉक क्या होता है। देखें बफर स्टॉक वो होता है जब हम ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डरिंग लेवल होता है। ऑर्डरिंग लेवल से भी नीचे मिनिमम स्टॉक लेवल होता है, और मिनिमम स्टॉक लेवल पहुंचने तक जितना भी हमारे पास बचा हुआ बैलेंस होता है, बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री होती है, दैट इज कॉल्ड बफर स्टॉक। तो कभी कभी क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि बफर स्टॉक बड़ा है या मिनिमम स्टॉक बड़ा है या ऑर्डरिंग लेवल बड़ा है। तो अब आपको इन तीनों में कैटेगरीज खुद आपको डिसाइड कर लेनी है कि पहले ऑर्डरिंग लेवल, दूसरे नंबर पर मिनिमम स्टॉक लेवल और तीसरे नंबर पर बफर स्टॉक। इस बफर स्टॉक तक कभी भी हमारी इंडस्ट्री नहीं पहुंचने पाती, उसके पहले ही मैं ऑर्डर करके गुड्स की सप्लाई पूरा कर देता हूं। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन में एवरेज ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम स्टॉक लेवल, इसे कहते हैं एवरेज स्टॉक लेवल, यानी मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल अपॉन 2 इक्वल टू एवरेज स्टॉक लेवल। तो ये बफर स्टॉक नहीं है। नेक्स्ट देखें एक्चुअल स्टॉक लेवल। एक्चुअल स्टॉक लेवल इफ यू हैव एस्टिमेटेड समथिंग, कुछ भी आपने बना रखा है तो एक्चुअल स्टॉक लेवल हो सकता है, लेकिन बफर स्टॉक नहीं है। वेयर ऑर्डर इज प्लेस्ड तो उसे ऑर्डरिंग लेवल कहते हैं, और मिनिमम स्टॉक लेवल बिलो विच एक्चुअल स्टॉक शुड नॉट फॉल, जिसके नीचे एक्चुअल स्टॉक कभी भी फॉल नहीं करता है, तो उसे हम बफर स्टॉक कहते हैं। बफर स्टॉक इज दैट पार्ट ऑफ स्टॉक जहाँ से नीचे अब कभी भी हम नहीं जाने के लिए प्रयास करते हैं, उससे नीचे नहीं जाएंगे, उसके पहले ही हम सप्लाई को फुलफिल कर देंगे। इतना स्टॉक हमेशा हमारे पास बचा रहता है। ठीक, तो दैट इज बफर स्टॉक। नेक्स्ट देखें द गैप बिटवीन प्लेसिंग ऑर्डर एंड रिसिप्ट्स ऑफ स्टॉक इज सेड। ऑर्डर को हमने प्लेस किया मुंबई से और हमारे पास तक आने के बीच के टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, उसे क्या बोलेंगे? उसे हम एवरेज टाइम नहीं, ओवर टाइम बिल्कुल नहीं, ऑर्डरिंग टाइम तो जब आप ऑर्डर करते हैं तो उसे ऑर्डरिंग टाइम कहते हैं।
एवरेज टाइम यानी मिनिमम टाइम और मैक्सिमम टाइम अपान 2 एवरेज टाइम हो गया। ओवर टाइम होता है जब आप एक स्पेसिफिक टाइम से ज़्यादा काम करते हैं तो उसे ओवर टाइम कहते हैं। लीड टाइम, अब आपका ऑप्शन डी आ गया, जो जहाँ पर हम ऑर्डर प्लेस करेंगे और जितने दिन में हमारे पास आ जाएगा, इस पीरियड को हम लीड टाइम कहते हैं। और कम से कम इतना मटेरियल हमारे पास मौजूद होना चाहिए कि इस ड्यूरेशन में भी हमारी इंडस्ट्री बंद ना हो, तो इसे हम लीड टाइम, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखें, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है? तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर where we always try to use the minimum carrying cost and minimum ordering cost। एक ऐसा लेवल डिसाइड करता हूँ जहाँ पर हमारी ना कैरिंग कॉस्ट बढ़े और ना ही ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़े, तो उस लेवल को हम इकोनॉमिक ऑर्डर लेवल कहते हैं या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। व्हाट एवर द क्वांटिटी इज डिसाइडेड। थोड़ा सा और ब्रीफ में समझ लें, सपोज कीजिए कि आपको 1 लाख का यूनिट्स कंजम्पशन करना है होल ऑफ ईयर में, साल भर में आपको 1 लाख यूनिट कंज्यूम करना है। तो आई हैव सो मेनी ऑप्शंस, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, मैंने एक साथ ही 1 लाख यूनिट मंगवा करके अपने वेयर हाउस में रख दिया, राइट। तो 1 लाख यूनिट हमारे पास आ गई और हमारा प्रोडक्शन साल भर चलता रहा। अब आप देखें इससे हमारा लॉस क्या है। लॉसेज कहाँ पर एराइज होगा? नंबर 1, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी। सेकेंड, चोरी हो सकती है, वेस्टेज हो सकता है, सुपरविजन चार्ज बढ़ जाएगा, वेयर हाउस कॉस्ट हो जाएगी। ये एक्सपेंसेज हमारे एक्स्ट्रा बर्डन में आ गए। अब इसके अपोजिट में सोचें, वाइस वर्सा में, अगर आप इसे थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी मंगवाते हैं, बार बार मंगवाते हैं, जितना कंजम्पशन है उतना ही अवेलेबिलिटी पूरा कर लेते हैं, इन सच सर्कमस्टेंसेज ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी और आपके इंडस्ट्री रुक भी सकती है, शटडाउन भी हो सकता है, मटेरियल नहीं रहेगा, कभी हो सकता है लेट हो जाए तो आपका इंडस्ट्री को बंद भी करना पड़ सकता है, 1-2 दिन के लिए वेट भी करना पड़ सकता है, तो ये लॉसेज होंगी। हम इन दोनों के बीच में एक ऐसी क्वांटिटी डिसाइड कर लेते हैं जहां पर ये दोनों कॉस्ट कम पड़े, कम से कम हो, तो उसे हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। यानी एनी क्वांटिटी दैट इज डिसाइडेड इकोनॉमिकली, जो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली हो हमारे लिए, उस क्वांटिटी को हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। देखें आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, वेयर कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इज लेस, बिल्कुल सही है। वेयर टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज लेस, ये भी सही है। यानी इन्वेंट्री का जो कॉस्ट है वो हमारे पास कम पड़े, या दोनों को कैटेगराइज अलग अलग कर दिया, कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये दोनों कम पड़े, तो ऑप्शन आपका सी होना चाहिए। सी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फार्मूला आपको मालूम ही है, आपको हमने इन्वेंट्री चैप्टर में पढ़ाया है।
2 into annual consumption into buying cost per order upon annual carrying cost per unit. तो 2 into annual consumption अंडर रूट बना लीजिए, 2 into 4000 into buying cost per order 900, 2 into 4000 into 900 upon carrying cost per unit 20. तो आपका ऑप्शन आंसर क्या आना चाहिए? 600. टोटल कितना हो गया? 3,60,000. 3,60,000 का रूट आप निकालेंगे तो 600 आएगा। राइट, ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट देखें एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस एक ऐसी एनालिसिस होती है जहां पर हम रॉ मटेरियल की 3 कैटेगरीज बांट देते हैं। फर्स्ट कैटेगरी सबसे ज़्यादा महंगा मटेरियल होगा, सबसे ज़्यादा पेरिसेबल नेचर का होगा, सबसे ज़्यादा सुपरविजन की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे मटेरियल को हम ए कैटेगरी में बांटते हैं, रखते हैं। बी कैटेगरी में उन मटेरियल को रखते हैं जिस पर कम सुपरविजन की ज़रूरत हो, महंगा भी कम हो और लेस पेरिसेबल हो, तो उसे बी कैटेगरी में रखते हैं। सी कैटेगरी में उन सभी मटेरियल को रखते हैं जिसमें सुपरविजन की भी ज़रूरत ना हो, बहुत ही सस्ता हो और अनपेरिसेबल नेचर का हो, तो उसे सी कैटेगरी में। एबीसी एनालिसिस। अब आप एबीसी एनालिसिस को का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया कि क्या होगा, तो और ए फॉर ऑलवेज, बी फॉर बेटर, सी फॉर कंट्रोल। ऑलवेज बेटर कंट्रोल यानी ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर। और एक्चुअल बिहेवियर कॉस्ट ये कोई होता ही नहीं है। एवरेज बेस्ट कॉस्ट ये बनाया हुआ है, ऑल ऑफ द अबव, तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। आपका आंसर सी होना चाहिए, वही करेक्ट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये MCQs ऑफ इन्वेंट्री हैज़ बीन अकम्प्लिश्ड और उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी भेजें। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास लेने के लिए उन सभी लोगों को भी बेनिफिट पहुंचाएं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।